कैसे है बच्चों? चलिए आज का जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं या जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं या रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में सोचते हैं या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है। व्हाट इज द ऑर्गेनिक रिएक्शन? कोई बताएगा? चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द ऑर्गेनिक रिएक्शन। और मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन, अगर पूरे ऑर्गेनिक पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपको आ गया तो आप कोई भी कंपाउंड बन रहा है, कितना भी चेन जोड़ता जाए, आप कभी भी प्रोडक्ट बनाने में या प्रोडक्ट को अच्छी तरह आपको पता है कि प्रोडक्ट कुछ भी ABCD लिख दे तो हम प्रोडक्ट बता देंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्शन मैकेनिज्म पे। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द ऑर्गेनिक रिएक्शन? व्हाट इज द ऑर्गेनिक रिएक्शन? कोई बताएगा? चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होना और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो बोले तो ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड, या कोवैलेंट बॉन्ड यहां पे हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको पता चल गया क्या है? व्हाट इज द ऑर्गेनिक रिएक्शन? इसका मतलब यह है कि ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? रिएक्शन मैकेनिज्म। व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म? कोई बताएगा? चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे। तो लिखिए, एनी डिस्क्रिप्शन या स्टेप बाय स्टेप description of reaction known as reaction mechanism। इसका मतलब यह है स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि हम, आपको पता है रिएक्शन जो होता है मल्टी स्टेप में भी होता है, एक स्टेप में भी होता है, कई स्टेप में होता है। हम हर स्टेप के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और हम लोग जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। सारी चीजों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे आगे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आप लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जान ही रहे हैं कुछ लोग। तो हम लोग आज बस इतना है, GOC पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहली हेडिंग है आपकी, जो एनसीईआरटी की पहली हेडिंग है, वो है ऑर्गेनिक रिएक्शन। व्हाट इज द ऑर्गेनिक रिएक्शन? तो आप देख लिया व्हाट इज द ऑर्गेनिक रिएक्शन। फिर दूसरी हेडिंग आपके पास है रिएक्शन मैकेनिज्म। स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। अंडरस्टैंड? चलिए यहां तक हो गया। चलिए हम लोग ये सब चीजें थोड़ा सा एक रिएक्शन से या एग्जाम्पल से देख लेते हैं, कैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे प्रोडक्ट बनता है, क्या क्या जरूरत पड़ता है, कौन से स्टेप होते हैं और कौन से कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग आज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग कंसेप्ट के बारे में, तो हम लोग अभी 4 कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं किसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे और किसको हम रिएजेंट कहेंगे। आज हमें क्लियर हो जाएगा। जो एनसीईआरटी की लाइन लिखी है उसमें हम लोग
एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, हम किसको सबस्ट्रेट बोलेंगे, हम किसको रिएजेंट बोलेंगे। चलिए एक अगर मान लेते हैं हमारे पास एक एज एग्जांपल मान ले, एज एग्जांपल A एंड B है प्लस X एंड Y है। अगर हम इसको बॉन्ड, क्योंकि जो डिफिनीशन है ऑर्गेनिक रिएक्शन का, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना ही ऑर्गेनिक रिएक्शन है। चलिए ओल्ड बॉन्ड हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मींस A बना X से जुड़ा प्लस B किससे जुड़ा, Y से, B किससे जुड़ा, Y से। अंडरस्टैंड। चलिए हम लोग बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड and the formation of the new bond called as the organic reaction। इतना हम लोग देख लिया। अब हमें बात आती है कि हम इसमें किसको सबस्ट्रेट कहेंगे, किसको रिएजेंट कहेंगे। अभी हम मान लेते हैं कि ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा क्या है बेटा, सबस्ट्रेट। ये क्या है, सबस्ट्रेट, और ये क्या है आपका रिएजेंट। ये क्या है, रिएजेंट। अंडरस्टैंड। मतलब कि एक आपके पास सबस्ट्रेट है, एक आपके पास रिएजेंट है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है इन दोनों को क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली कॉल्ड रिएक्टेंट, कलेक्टिवली कॉल्ड रिएक्टेंट। अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये जो सबस्ट्रेट है एंड रिएजेंट, उन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द रिएक्टेंट, तो आपके तुरंत आंसर आना चाहिए जो रिएजेंट होता है और जो रिएक्टेंट होता है, दोनों को अगर मिला दिया जाए, सॉरी, जो आपके पास रिएजेंट है और जो आपका सबस्ट्रेट है, हम दोनों को कलेक्टिवली कॉल कर दे देते हैं रिएक्टेंट। तो आंसर निकल के आ गया व्हाट इज द रिएक्टेंट। तो पहला अगर एनसीईआरटी की लाइन है जिसमें लिखा है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे दिया रहेगा, पूछ लेगा, अरे ये गायब कर देगा, ये भी गायब कर देगा, ABCD लिख देगा। सपोज मान ले यहाँ पे A लिख देगा, यहाँ पे B लिख देगा जो एनसीईआरटी में है, यहाँ पे C लिख देगा। चलिए हो गया आपका। ऑप्शन में आपके मौजूद रहेंगे। पहला ऑप्शन में आपका रहेगा सबस्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन रहेगा सपोज मान ले A, तो पूछेगा व्हाट इज, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, व्हाट इज C। चलिए आपसे एक क्वेश्चन हम लोग पूछ लिया जाए, व्हाट इज C, तो आपके पास ऑप्शन होगा A, B एंड C। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज C। तो व्हाट इज C क्या है, ऐसे दिया रहेगा, फिगर में ऐसे दिया रहेगा। अगर फिगर से क्वेश्चन बनता है तो सबस्ट्रेट दे देगा और आपको दे देगा रिएजेंट दे देगा, दूसरा रिएजेंट, तीसरा आपका जो ऑप्शन रहेगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, मुझे पता है आंसर क्या जाएगा, आंसर व्हाट इज C। मैंने पूछा है व्हाट इज C, आंसर क्या गया, तुरंत खटाक से आंसर आएगा रिएक्टेंट। इसका मतलब ये है हमें पता चल गया कि व्हाट इज द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट किसे कहेंगे और रिएजेंट किसे कहेंगे, सबस्ट्रेट किसे कहेंगे, ये तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पे अब सबस्ट्रेट रिएजेंट। ठीक, क्लियर, दोनों को मिला क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम किसी रिएक्शन में सपोज एक एग्जांपल समझ लेते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास CH3Br हो प्लस यहाँ पे OH नेगेटिव हो, प्रोडक्ट जो बना CH3OH बना। ठीक है, CH3OH। चलिए एनसीईआरटी ने यही एग्जांपल दिया आपका, एनसीईआरटी आप देख लीजिए आप लोग, और एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी पढ़ना है क्योंकि आपको पता है नीट में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन तो आना नहीं है, तो क्या जरूरी है बाहर से पढ़ने की। ठीक है, तो हम लोग आज एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखा है हम किसको रिएक्टेंट कहेंगे, क्या कोई बताएगा? क्या आपको ऐसे दिख के पता चल रहा है क्या कौन रिएक्टेंट है, कौन रिएजेंट है, कौन सबस्ट्रेट है? तो अगर हम बोल दिया जाए ये दोनों तो हो गए आपके रिएक्टेंट, ये तो क्लियर है क्या हो गए
रिएक्टेंट, मतलब ये दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट। लेकिन अगर आपसे पूछे क्या ये सबस्ट्रेट है कि ए सबस्ट्रेट है, तो आप हो गए कंफ्यूज, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये रिएजेंट है कि ये सबस्ट्रेट है। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये रिएजेंट है ये सबस्ट्रेट है? तो आप नोट लिखिए, 2 लाइन यहां पे लिखना आप लोगों को, नोट करके आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, इतना ध्यान रखना बेटा। ये भी जो बोला जा रहा है ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। ये जो 2 नोट लिखाने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना, जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं रहेगा कौन रिएक्टेंट है कौन रिएजेंट है। एनसीईआरटी लिखा है कि हम कब रिएजेंट बोलेंगे कब सबस्ट्रेट बोलेंगे। चलिए हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, कब रिएजेंट बोलेंगे कब सबस्ट्रेट बोलेंगे, हम इसको रिएजेंट कहें कि इसको सबस्ट्रेट कहें, हम आज आपको बता देंगे। इसके बाद आप किसको सबस्ट्रेट कहेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है। चलिए अगर हम बोले यहाँ पे आपका हम सबस्ट्रेट बोले, क्यों बोलना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी की लाइन में आप एक नोट लिखिए पहले। नोट, इस बॉन्ड मतलब कि जो न्यू बॉन्ड बन रहा है, इस कंपाउंड में जो नया बॉन्ड बन रहा है, याद रखिएगा, जो ये कंपाउंड बन रहा है, जो कार्बन की सप्लाई करे, जो कार्बन की सप्लाई करे या इस फॉर्मेशन में कार्बन पार्टिसिपेट करे, वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सबस्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट हो जाएगा। ये क्लियर, यहां तक क्लियर। इसका मतलब ये है इस रिएक्शन में, ठीक है, इस रिएक्शन में अगर CH3Br OH से रिएक्शन करके मेथिल अल्कोहल बनाया, तो आपको पता चल रहा है कि कार्बन की सप्लाई इसमें कौन किया, कार्बन की सप्लाई यहां से आया। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। और ये क्या हो गया आपका रिएजेंट, ये क्या हो गया रिएजेंट। पहचान लेंगे अब, कोई डाउट, नो डाउट, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपको पता चल गया कोई भी कार्बन सप्लाई कर दे किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये जो बॉन्ड बन रहा है अगर एक अपनी कार्बन दे रहा है वो सबस्ट्रेट ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी बातों पे। एनसीईआरटी एक लाइन और लिखा है, एनसीईआरटी ने एक लाइन क्या लिखा बेटा, फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दे के समझाया, आप भी एग्जाम्पल दे के समझ लो। चलिए हम आपको एक कंपाउंड देते हैं, ये है आपका, मान लीजिए क्या है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए हम अगर हम CH3Br का एक क्या कर दें, रिएक्शन करा दें, तो बॉन्ड क्या बन जाएगा बेटा, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है कि यहाँ ए भी कार्बन, ये बॉन्ड बना ए भी कार्बन। चलिए हो गया ना। अभी आप लोग क्या सोचना, अरे मास्टर साहब आप क्या गलती कर दिया, अभी तो आपने बताया जो कार्बन दे वही क्या हो गया सबस्ट्रेट, बट आपने तो कर दिया कमाल, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, हम फंसे दुविधा में। अब हम इसको सबस्ट्रेट बोले, इसको सबस्ट्रेट बोले, हम भी फंसे आप भी फंसे, तो ऐसे कंडीशन में हम किसको सबस्ट्रेट बोलेंगे, किसको रिएजेंट बोलेंगे, आज ये भी क्लियर कर लेंगे हम लोग, किसको सबस्ट्रेट बोलेंगे किसको रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक। कि मार्क साहब आपने बताया कि सबस्ट्रेट उसे बोलेंगे जो कार्बन सप्लाई करे बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये भी बॉन्ड की ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो इस नए बॉन्ड जो बन रहा है ये भी कार्बन ये भी कार्बन, अब तो भाई दोनों कार्बन दे दिए, इसका मतलब हम किसको रिएजेंट बोले और किसको सबस्ट्रेट बोले। बात फंसी नहीं यहां पे आके। चलिए तो एनसीईआरटी की एक लाइन लिखा है, एनसीईआरटी की एक लाइन बेटा ध्यान से रखना, यहां पे क्लियर हो जाएगा हम किसको सबस्ट्रेट कहेंगे किसको। अब मैं बताना चाहता हूं आपको, ये हमारा क्या है कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। जब बेटा हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने जाएंगे तो हमें एनसीईआरटी ने लिखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या लिखा है, इंटरेस्ट और चॉइस, और चॉइस। एनसीईआरटी की लाइन लिखा है बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या क्या हमारे सब आप भी गजब करते हैं, इंटरेस्ट की बात कहां से आ गई, बात तो हमें सबस्ट्रेट करना है और रिएजेंट करना, लेकिन आपने बात कर दिया इंटरेस्ट। सपोज मान लेते हैं हमें अगर इस बॉयज में इंटरेस्ट है, हमें इस बॉयज पे इंटरेस्ट है, तो हम रिएक्शन करा देंगे।
अब हम बात करना चाहते हैं इंटरेस्ट। एनसीईआरटी की लाइन में इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड, तो हमारा ये इंटरेस्ट जो है किसमें जा रहा है, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट जा रहा है एरोमेटिक कंपाउंड पे। क्लियर? इसके इसीलिए एनसीईआरटी की लाइन ने लिखा है इंटरेस्ट, अगर हमें जिस पे इंटरेस्ट होगा उसी को हम क्या मान लेंगे, सबस्ट्रेट। क्लियर? एकदम क्लियर होना चाहिए। पहली नोट मैंने लिखाया, पहले नोट लिखाया, अगर कोई कार्बन की सप्लाई करे तो है सबस्ट्रेट, ये तो पहली लाइन क्लियर। बट हम दुविधा में फंसे इस वाले रिएक्शन में, ये भी कार्बन, मार साहब आपने गजब कर दिया, आपने बताया कि ये भी कार्बन, जो कार्बन सप्लाई करे तो वही क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों कार्बन, हम भी फंसे, आप भी फंसे। फिर हम करते हैं बात चॉइस की, हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। हमारा जिस पे इंटरेस्ट होगा उस पे रिएक्शन हम देखेंगे, हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम रिएक्शन नहीं कराएंगे। तो हमारी बात होती, हम यहाँ के कंपाउंड की बात करें तो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। मेरा इंटरेस्ट कहाँ जग रहा है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड पे जग रहा है। ठीक है, जहां पे इंटरेस्ट लगे वो हमारा सबस्ट्रेट हो जाता है। लिखिए, जहां पे इंटरेस्ट जगे वो है सबस्ट्रेट, अगर हमारा इंटरेस्ट इस पे नहीं है तो यह है रिएजेंट। क्लियर हो गया? एनसीईआरटी भी लिखा है, एनसीईआरटी भी कंफ्यूज करने के लिए क्यों लिखा, किसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, किसको रिएजेंट बोलेंगे। पहली नोट से आपका क्लियर हो गया, अगर जो कार्बन सप्लाई करे सबस्ट्रेट, और जो अगर दोनों कार्बन सप्लाई करे वो क्या होते हैं, आपको पता हो क्या होते हैं। अगर दोनों कार्बन सप्लाई करें तो बात फंस जाती है, हम भी फंसते हैं, आप भी फंसते हैं। तो हम लोग यहाँ इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट याद होना चाहिए, इंटरेस्ट, हमारा जिसमें इंटरेस्ट होगा वही मेरा सबस्ट्रेट होगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपका एनसीईआरटी बोल रहा है। इतना समझ के जब भी एनसीईआरटी पढ़िए, लाइन टू लाइन एकदम अच्छे से पढ़िए, कहीं भी कंफ्यूजन ना हो कि हम इंटरेस्ट की बात क्या है। तो इंटरेस्ट हमारा अगर इस पे है, एरोमेटिक कंपाउंड पे, तो हम इसको सबस्ट्रेट बोलेंगे। और अगर हमारा इंटरेस्ट इस पे नहीं है तो हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा, रिएजेंट। इसका मतलब जब हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं, जब हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबस्ट्रेट कौन बनेगा, रिएजेंट कौन बनेगा। अब हम मान लिए सबस्ट्रेट है, रिएजेंट। क्लियर हो गया? ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको नोट ये भी आप लोग कर लीजिएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा तो हम लोग चलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, कंसेप्ट ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। हेडिंग डालिए आप लोग, कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। हेडिंग डालिए, कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। आज हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, क्या क्या कंसेप्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप लोग, कंसेप्ट टू understand reaction mechanism। concept to understand reaction mechanism। तो आज हम लोग 4 चीजें पढ़ेंगे इसमें। 4 चीजों से ही हम पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए, जो डिफिनीशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने बता ही दिया, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, कॉल्ड एज ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो हम लोग चलिए, अब ब्रेकिंग हो रहा है तो पहला हेडिंग आपका क्या हो गया, क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, और आप लिख कर दीजिए ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। दूसरा आपका क्या आ गया, आपका अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। तीसरा क्या आ गया, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। चौथा हो गया इलेक्ट्रॉन मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट। हम जब मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, आई इफेक्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट ऑफ द अंडरस्टैंड द
रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम लोगों ने अब कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एक एक बारी बारी करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहला हेडिंग क्या पढ़ेंगे बेटा? बॉन्ड क्लीवेज या क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड का क्लीवेज होना या तो बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज। अब हम बॉन्ड का क्लीवेज करने जा रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे कैसे? तो हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड का क्लीवेज होना। हम यहां पे बॉन्ड क्लीवेज एक पढ़ेंगे होमोलिटिक, होमोलिटिक। इधर पढ़ेंगे बेटा क्या? हेटेरोलिटिक, ठीक है। या बॉन्ड फिजन बोल दें, हम फिजन बोल दें, क्लीवेज या फिजन जो आप बोल सकते हैं बोलिएगा। मेनली बॉन्ड की ब्रेकिंग होना या क्लीवेज होना या तो फिजन होना। तो बॉन्ड का फिजन या तो हेटेरोलिटिक होगा या तो होमोलिटिक। अब हम किसे बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, किसे बोलेंगे हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। अगर हम होमोलिटिक क्लीवेज की बात करें तो आप चलिए समझते हैं व्हाट इज द होमोलिटिक क्लीवेज। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हमारे पास ए है और हमारे पास बी है, ये दोनों जुड़े हैं एक बॉन्ड से, और बॉन्ड बेटा पता है कि शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, क्लियर, ठीक। अब अगर हम बात करें होमोलिटिक क्लीवेज किसे बोलेंगे? इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन मींस ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, मतलब कि जो बंटवारा होता है। सपोज किसी घर में लड़ाई हो गई बेटा, अगर लड़ाई हो गई, अगर अच्छे भाइयों में अच्छा पट रहा है तो कहेंगे ऐसा करिए तुम अपना ले जा, मैं अपना ले जाऊंगा, ठीक है, तुम अपना ले जा, हम अपना ले जाए, हम दोनों अपने में खुश रहेंगे। चलो देख लेते हैं कैसे। ये इलेक्ट्रॉन अपना ले गया और ये इलेक्ट्रॉन अपना ले गया, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले गया। क्या फॉर्मेशन हुआ बेटा? फ्री रेडिकल्स। क्या बना यहां पे? फ्री रेडिकल बना, ठीक है। हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान देना बेटा। ये हमारे यहाँ जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में एरो का बहुत महत्व है। आपको पता है एरो लग जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन। और अगर हम ऐसे एरो बना दें, एक इसको रिप्रेजेंट करता है रिजोनेंस को, ऐसे एरो बना दें, एक इसको रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ एरो का बहुत ही महत्व है, ठीक है। अगर बहुत ही महत्व है, हम देख लेते हैं। जब भी हम होमोलिटिक कंडीशन में बॉन्ड का ब्रेक करेंगे, जब भी हम होमोलिटिक कंडीशन में बॉन्ड का ब्रेक करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इक्वल बंटवारा हो रहा है, या तो भाइयों में बहुत पट रहा है, ठीक है, नहीं, या तो यहाँ पे चालाक नहीं है कोई, सब अपने में मैनेज कर ले। भाई देखो अगर नहीं चल रहा है, चलो हम लोग आपस में बंटवारा कर लें, एक तू ले जा, एक मैं ले जाता हूं, हम लोग आपस में खुश रहेंगे, ठीक, क्लियर। इसका मतलब होमोलिटिक मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले, और मुझे पता है ये किसके डिनोट करता है बेटा, या किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्री रेडिकल को, क्लियर। एक आपके पास हो गया होमोलिटिक, एक हो गया हेटेरोलिटिक, क्लियर, यहां तक बातें क्लियर। अब हम यहां की बात करें, ए टूटे बी। अब यहां पे एक कंडीशन होना चाहिए, बी निगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इसके डेल्टा ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे बी का ग्रेटर देन ए। तो मुझे पता है बेटा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे आएगा निगेटिव चार्ज, या तो ऐसे हम लोग डिनोट करें, ठीक। मतलब कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या किया, समझ में आ रहा है? यहां पे एक लालची है और दूसरा भाई संतोषी है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कौन लालची है कौन संतोषी है। इसमें बताओ कौन सा लालची है? इसमें लालची कौन दिख रहा है? बी वाला लालची दिख रहा है भाई, और ए वाला सीधा साधा दिख रहा है।
ऐसा कर भाई, तू ले जा, अगर तुम्हें दोनों इलेक्ट्रॉन में खुशी है तो ले जा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले जा, मुझे नहीं चाहिए, हम अपने अपने में खुश हैं, हम पॉजिटिव जनरेट चार्ज करके मैं अपने में खुश हूं, तू ले जाना एक इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा। ये कब करते हैं भाई? आपस में जब झगड़ा करते हैं दो भाई, और किसके वजह से झगड़ा होता है आप लोगों को पता है? जब बीवियां आती हैं तो कहती नहीं ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ऐसे में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। एक कहता हाँ, कोई तो भाई क्या करते हैं, बीवी की बहकाव में आ गए, चलो नहीं हम इतना थोड़ी नहीं लगे, हमें ये भी चाहिए। तो क्या किया बी ने, क्या किया, इसके भी इलेक्ट्रॉन को ले गया। इसका मतलब यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्लियर? unequal distribution of electron called as the heterolytic fission या called as the heterolytic bond breaking, ठीक है? इसका मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो तो हम बोलेंगे हेटेरोलिटिक, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो उस कंडीशन में बोलेंगे हम होमोलिटिक। इसका मतलब जो हम लोग पहले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हम लोग बॉन्ड का ब्रेक करा रहे थे, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहे थे। तो पहली हेडिंग हमारे पास क्या आया निकल के कि बॉन्ड की ब्रेकिंग होना या क्लीवेज होना या फिजन होना। तो हम देख लिए कि हमारे पास जो बॉन्ड है ओल्ड बॉन्ड, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड जो भी है उसमें कौन सी ब्रेकिंग, एक होमोलिटिक या ब्रेक होगा या तो हेटेरोलिटिक ब्रेक होगा। यहां तक क्लियर? आपको पता चल गया बॉन्ड की ब्रेकिंग या तो होमोलिटिक या तो हेटेरोलिटिक। इसका मतलब होमोलिटिक किसे बोलेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज द होमोलिटिक फिजन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन नोन एज द हेटेरोलिटिक फिजन। चलिए अब बात आती है कि हमें कब हम होमोलिटिक रिएक्शन बोलेंगे या कब हम होमोलिटिक ब्रेक बोलेंगे, कब हम लोग हेटेरोलिटिक ब्रेक बोलेंगे। कुछ आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। बेटा ब्रैकेट में लिख दिया जनरली सामान्यतः, जनरली मतलब कि हमेशा नहीं, ठीक है। अब फेवरेबल कंडीशन हम लोग देख लेते हैं दोनों में। चलिए आपने अभी क्लियर हो गया, इसका डेल्टा EN मोर, इसका डेल्टा EN लेस। चलिए पहला फेवरेबल कंडीशन क्या हो गया, डेल्टा EN लेस। इधर क्या लिखे बेटा, डेल्टा EN मोर, ठीक, यहां तक क्लियर। अब ध्यान से देने वाली बात यह है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखेंगे हम हाई टेम्परेचर, यहां पे लिखते हैं हम लो टेम्परेचर, लो। इसका मतलब ये है अगर हाई टेम्परेचर दिख जाए तो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा, लो टेम्परेचर दिख जाए तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड का ब्रेक होगा। ये हमारे फेवरेबल कंडीशन है। चलिए कुछ और हम देख लेते हैं इसमें फेवरेबल कंडीशन। अब याद रखने वाली चीज है, अगर हाई टेम्परेचर है तो इसमें वेपर बनेगा, मतलब कि वेपर फेज अगर हम देखा जाए, वेपर फेज भी किसको सपोर्ट कर रहा है या किसको प्रमोट करेगा, किस बॉन्ड को ब्रेकिंग प्रमोट करेगा बेटा, वेपर फेज किसको प्रमोट किया, होमोलिटिक। इसका मतलब हाई टेम्परेचर तो वेपर बनेगा। हम एक हेडिंग और डाल दें यहाँ पे, गैसियस फेज, गैसियस फेज। जैसे हम ब्रोमीन का, गैसियस ब्रोमीन का रिएक्शन जब हम एल्केन पे कराते हैं तो जो फ्री रेडिकल का जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जानिए, अगर गैसियस फेज लग गया तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कौन सी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही। वेपर फेज लग गया तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कौन सी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है, होमोलिटिक हो रही कि हेटेरोलिटिक हो गई। अगर लेस टेम्परेचर आ जाए होमोलिटिक है कि हेटेरोलिटिक है, क्लियर। इसका मतलब यह है कि हम टेम्परेचर लो देखें तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए, नहीं ये रिएक्शन कौन सा है, ये रिएक्शन आपका हमारा हेटेरोलिटिक हो रहा है। होमोलिटिक कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, सॉरी हाई मतलब गैसियस फेज, वेपर फेज, ये हमारे किस रिएक्शन को फेवर करेंगे, होमोलिटिक रिएक्शन को फेवर करेंगे। अंडरस्टैंड? अभी हम लोग एक एक करके फिर से देख लेंगे, ठीक है। फिर एक और डाल लीजिए, मोर इंपॉर्टेंट, चौथा, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा, होमोलिटिक।
मतलब होमोलिटिक बॉन्ड की फ्यूजन हो, अगर पेरोक्साइड किसी रिएक्शन के ऊपर जो एरो बना तो वहां पेरोक्साइड प्रेजेंट हो, हमारे दिमाग में चलना चाहिए अगर पेरोक्साइड है तो कौन से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगा, होमोलिटिक बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। क्लियर? इसका मतलब अगर पेरोक्साइड है तो होमोलिटिक बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रहा है। अंडरस्टैंड? यहां तक समझ जाए आप लोग। अब हम लोग आते हैं, एक और डाल लीजिए इस पे, पोलर, यहां पे डालिए नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इधर डालिए पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट आयनिक कंडीशन मान लीजिए, ठीक है। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा, या कौन से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, हेट्रोलिटिक बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो किसको प्रमोट करेगा, हेट्रो होमोलिटिक को प्रमोट करेगा। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको देख लेते हैं, कौन सा होमोलिटिक प्रमोट करेगा, कौन सा हेट्रोलिटिक प्रमोट करेगा। तो मेरे साथ आप लोग भी बोलिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कब और कैसे। चलिए, डेल्टा ईएन मोर कौन सा रिएक्शन होगा, होमोलिटिक। डेल्टा ईएन लेस कौन सा रिएक्शन होगा, हेट्रोलिटिक। वेपर फेज होमोलिटिक की हेट्रोलिटिक, होमोलिटिक। गैसियस फेज होमोलिटिक की हेट्रोलिटिक। अगर गैसियस फेज मौजूद है तो कौन सा होगा, होमोलिटिक। पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो कौन सा होगा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। पेरोक्साइड नहीं एब्सेंट है तो आपका हेट्रोलिटिक कंडीशन हो गया। पोलर सॉल्वेंट क्या आंसर जाएगा, अगर पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट मुझे पता है पोलर डेवलप होना है मतलब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। इसका मतलब यह है कि हमें अगर आयनिक फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारा हेट्रोलिटिक बॉन्ड की ब्रेक हो रही है। इसका मतलब पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो हेट्रोलिटिक को प्रमोट करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो होमोलिटिक को प्रमोट करता है। क्लियर? चलिए आज के टॉपिक में हम लोग यहां तक पढ़ें, फिर हम लोग कल दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिएजेंट। तो आप लोग एकदम थोड़ा पढ़ के आइएगा। और आज के लिए बहुत बहुत यहीं पे हम लोग ब्रेक करते हैं क्लास को, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे नए जोश के साथ, रिएजेंट को पढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बाय बाय।